सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। टोटल के ये 6 सोर्सेज हैं जिनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम हासिल करते हैं। पिछले लेक्चर में कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस पे बात हुई थी और आज हम बाकी जो सोर्सेज हैं यानी ऑर्गेनिजम्स, बायोटेक्नोलॉजी और सिंथेसिस। तो फार्मूला मैंने बताया था, कहीं फिर ना उलझना बाई से, कहीं फिर ना उलझना बाई से, ये फार्मूला है। और जो चौथा सोर्स है तो वो ऑर्गेनिजम्स हैं। ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी आते हैं, एल्जीज और जो भी है लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उनकी बात हो रही है। देखिए यहाँ पे चंद चीज़ें याद रखिएगा कि नेचुरल प्रोडक्ट क्या है। नेचुरल प्रोडक्ट ऐसा कंपाउंड है जो कि बॉडीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये बनता है, तो ये नेचुरल प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके जिस्म में मुख्तलिफ जो प्रोसेसेस होते हैं, तो उसके थ्रू जो बनते हैं कंपाउंड्स, तो ये जो है नेचुरल प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे आप स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं तो वो आप ले सकते हैं, प्रोटीन्स ले लें, ये सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। तो नेचुरल प्रोडक्ट जो है इट इज़ अ कंपाउंड, याद रखिएगा कि प्रोड्यूस की बात हो रही है, प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो नेचुरल प्रोडक्ट कहलाता है। और फिर नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री, यानी नेचुरल प्रोडक्ट की केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट। तो नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच है कि जिसमें हम नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री जो है तो ये स्टडी है किसी सब्सटेंस की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और केमिकल रिएक्शंस, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अगर आप किसी चीज़ की केमिस्ट्री पढ़ना चाहें तो आप उसकी ये 3 चीज़ें स्टडी करते हैं। उसकी कंपोजिशन क्या है, वो किन किन एलिमेंट्स से, किन किन कंपाउंड से वो बना है, और स्ट्रक्चर क्या है उन कंपाउंड्स का, और फिर रिएक्शंस। तो ये जो है ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। सो नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री का मतलब ये है कि नेचुरल प्रोडक्ट के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो देखे जाएं, उन नेचुरल प्रोडक्ट की कंपोजिशन देखी जाए और उनके रिएक्शंस देखे जाएं। तो जो नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री है उसके थ्रू हम इन कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनसे आप ये कंपाउंड हासिल कर सकते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट से हासिल होते हैं। हमारे खुराक का बेशतर हिस्सा कार्बोहाइड्रेट्स पे मुश्तमिल होता है। स्टार्च, ग्लूकोज, सक्रोज, चीनी वगैरह जो है तो ये तमाम कार्बोहाइड्रेट्स हैं। वुड वगैरह, तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो प्लांट से हम कार्बोहाइड्रेट हासिल करते हैं, यानी डिफरेंट किस्म के स्टार्चेस और जिस मुख्तलिफ़ किस्म के शुगर्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये तमाम, और सक्रोज पर जो है वो जैसे कि शुगर केन है तो उसके जूस जो है वो निकाल के तो उससे फिर हम गुड़ भी बनाते हैं और उसको शुगर मिल्स के थ्रू हम कन्वर्ट कर लेते हैं सक्रोज में, यानी चीनी में। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। फिर वेजिटेबल ऑयल्स हैं, तो ऑयल्स बहुत सारे हैं। मैं वेजिटेबल ऑयल्स की बात कर रहा हूँ जो आप प्लांट से हासिल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले ले ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल है वो आप ले सकते हैं, या फिर सनफ्लावर कुकिंग ऑयल है, या फिर कैनोला ऑयल आप ले ले, कॉर्न ऑयल, या फिर वालनट है, अखरोट का तेल है, पीनट ऑयल है, यानी मूंगफली का जो तेल है। तो ये तमाम हम प्लांट से हासिल करते हैं। या इसके अलावा आप एनिमल से भी ये फैट्स और ऑयल जो है ये हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टालो जो है तो वो जो हम हासिल करते हैं कैटल वगैरह की, जो उनके जो फैट्स होते हैं, जो लिपिड्स होते हैं, उनसे हासिल करते हैं। लार्ड जो है तो ये फैट है जो कि पिग से हासिल होती है। तो ये ऐसे कंपाउंड्स हैं वेजिटेबल ऑयल्स, और इसमें फिर फैट्स वगैरह भी आ जाते हैं जिनका यहाँ पे मैंने जिक्र किया है। तो कंबाइन आप कर सकते हैं इनको। फिर डाइज और ड्रग्स जो हैं, बहुत सारे मेडिसिन हैं वो, और डाइज जो हैं, रंग जो होते हैं कपड़ों वगैरह के, उनको भी पौधों से हासिल किया जा सकता है। फिर वैक्सेस हैं, तो वैक्सेस जो हैं ये लॉन्ग चेन कंपाउंड्स होते हैं, और फंक्शनल ग्रुप तो इसमें मुख्तलिफ आते हैं। एस्टर का भी फंक्शनल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के भी होते हैं, और इसके अलावा ईथर्स के भी लिंक आ जाते हैं, अल्कोहल के भी आते हैं। लेकिन जो बड़ी बात है कि जितने भी हमारे पास वैक्सेस हैं ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होंगे, लेकिन अगर आप हीट करें तो ये मेल्ट हो जाते हैं, और ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, पानी को ये रिपेल करते हैं। वैक्सेस की लेयर होती है लीव्स के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर। तो यही तो वजह है कि अगर सेब है, बारिश हो जाएगी तो बारिश का पानी सेब के अंदर नहीं जाता। लीव्स हैं तो उसके ऊपर वैक्सेस की लेयर होती है जो इसको पानी से बचाते हैं, हाइड्रोफोबिक होता है वैक्स। और इसके अलावा
और इस तरह इंसेक्ट्स जो होते हैं तो उनके एक्सोस्केलेटन पे वैक्सीज की लेयर होती है जो कि हाइड्रोफोबिक है। तो वैक्सीज जो हैं वो हासिल होते हैं प्लांट से भी और एनिमल से भी हासिल होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स हैं जो कि हमारे हमारे खाने का बड़ा हिस्सा है, एनिमल से हम हासिल करते हैं। फाइबर्स के बारे में बात कर लें तो फाइबर प्लांट से भी हासिल होते हैं, एनिमल से भी होते हैं। प्लांट के फाइबर से मिसाल के तौर पे आप लिनन ले लें, फ्लेक्स पौधे से हासिल होता है। और इसके अलावा काटन आप ले लें, फिर आप जूट ले सकते हैं। ये तमाम फाइबर्स हैं जो कि प्लांट से हासिल होते हैं। एनिमल फाइबर भी हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप वूल ले लें, वूल जो शीप से हासिल होती है, सिल्क वगैरह जो है, तो ये एनिमल फाइबर्स हैं। अच्छा, इसके अलावा हार्मोन्स हैं, बड़ी क्वांटिटी हार्मोन्स की प्लांट से और एनिमल से हासिल होती है। प्लांट से तो साइटोकाइनिन, जिबेरेलिन्स और ऑक्सिन्स इस तरह के, और एनिमल से हार्मोन जो हैं वो हासिल होते हैं। और ये जो इंसुलिन है तो पहले तो इसे पिग और कैटल वगैरह के पंक्रियास से हासिल करते थे, लेकिन अब इंसुलिन उस तरीके से हासिल नहीं होती, अब उसे सिंथेसाइज किया जाता है, बनाया जाता है। और हार्मोन जो हैं ये वो केमिकल होते हैं जो कि प्लांट या एनिमल जो हैं वो सिक्रीट करते हैं, तो हार्मोन्स भी इनसे हासिल होते हैं। नेक्स्ट जो तरीका है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करने का, तो वो सिंथेसिस है। सिंथेसिस यानी बनाना है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना रहे हैं। तो ये है प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेबॉर्ट्री में हम बनाएं या फिर कोई इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, तो यूजिंग इधर ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो स्टार्टिंग मटेरियल है, यानी हम बना रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, या तो वो इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो ऑर्गेनिक है या फिर इनऑर्गेनिक है, या हो सकता है दोनों ही हो, तो ये सिंथेसिस कहलाती है, यानी प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम स्टार्टिंग मटेरियल, तो वो है सिंथेसिस। मिसाल के तौर पे सिंथेसिस जो है तो ये दो किस्म की होती है, पार्शियल सिंथेसिस और टोटल सिंथेसिस। देखिए ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, ध्यान में रखिएगा कि जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं, चाहे वो नेचुरल हो या सिंथेटिक हो, तो वो बनते हैं 30 मिलियन बनते हैं। जो टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो वो बनते हैं, यानी टोटल जो हैं वो 30 मिलियन हैं, 30 मिलियन। अब इसमें सिंथेटिक जो हैं, यानी जो इंसान ने बनाए हैं नेचुरल सोर्सेज इस्तेमाल करके, या फिर जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोर्सेज हैं वो इस्तेमाल करके जो बनाएंगे, वो तकरीबन 200,000 हैं। यानी जो सिंथेसाइज किए गए हैं, सिंथेसाइज जो हो गए हैं, तो वो है 200,000। ये कंपाउंड जो हैं ये सिंथेसाइज किए जा चुके हैं, और जो टोटल हैं जो नेचुरल और सिंथेटिक को मिला के, तो वो पर 30 मिलियन बनते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस के दो तरीके होते हैं, एक है जिसको हम कहते हैं पार्शियल सिंथेसिस, और दूसरा जो है वो टोटल सिंथेसिस है। पार्शियल सिंथेसिस में याद रखें कि स्टार्टिंग फ्रॉम नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं केमिकली टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड मॉलिक्यूल। अब इसमें एक बड़ी बात यह है कि जो स्टार्टिंग मटेरियल है दैट ऑलरेडी, ये अहम पॉइंट है, दैट ऑलरेडी कंटेन द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द डिजायर्ड स्ट्रक्चर। जो आप बना रहे हैं तो उसका जो डिजायर्ड स्ट्रक्चर है, पूरा लंबा जो चेन है या जिस तरह का भी स्ट्रक्चर है फाइनल प्रोडक्ट का, तो वो ऑलरेडी स्टार्टिंग मटेरियल में मौजूद है। जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, पेनिसिलिन को एमॉक्सिलिन में कन्वर्ट करना। अगर आप इसे थोड़ा सा इसे गूगल कर लें, स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन और फिर स्ट्रक्चर ऑफ एमॉक्सिलिन, तो आप देखेंगे कि इन दोनों में स्ट्रक्चर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। सिंपल यह है कि पेनिसिलिन में एक ईथर ग्रुप होता है, और एमॉक्सिलिन में फिर एक OH आ जाता है एक्स्ट्रा, और साथ साथ एक NH2 ग्रुप आ जाता है। तो ये है कि बुनियादी स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, लेकिन थोड़ी सी हमने सब्स्टिट्यूशन कर दी, एडिशन कर दी, तो ये हमारे पास है पार्शियल सिंथेसिस। जो पार्शियल सिंथेसिस है इसमें बड़े कम स्टेप्स होते हैं, 2-3 इस तरह के स्टेप्स हो सकते हैं, और हम ये पार्शियल सिंथेसिस तब इस्तेमाल करते हैं कि मटेरियल जो है दैट इज, जो स्टार्टिंग मटेरियल है दैट इज मोर इजीली
ऑब्टेन आप कर सकते हैं और रेडिली अवेलेबल है नेचर में, तो आप इजीली वो हासिल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे दो तीन मजीद इंटरेस्टिंग एग्जांपल, जैसे ऑयल्स ले लें आप, फैट्स ले लें। तो ऑयल्स यहाँ पे हाइड्रोकार्बन ऑयल की बात हम नहीं कर रही है, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है या इंजन ऑयल, उसकी बात नहीं हो रही, बल्कि ये वो ऑयल है जो कि प्लांट से, वेजिटेबल ऑयल जिसे हम कहते हैं, प्लांट से आपने हासिल कर दिया है, या फैट्स हैं किसी जानवर से, कैटल शीप वगैरह से हासिल कर दिए। तो अगर आप इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डाल लें और इसे हीट करते जाएं तो यू विल गेट सोप। तो आपके पास जो है बुनियादी स्ट्रक्चर ऑयल फैट में मौजूद है। आपने सिंपल एक जगह पे एच था, उसको न्यूट्रलाइज करके सोडियम लगाया और या पोटाशियम लग गया उसके साथ, तो ऑयल या फैट्स को पानी में मिला के सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डाल के तो इसको हीट करेंगे तो सोप बन जाता है। तो अब ये हमारे पास जो है ये पार्शियल सिंथेसिस कहलाती है। या फिर इस वक्त हम तो नहीं कर रहे, यीस्ट कर रहा है, स्टार्च है, स्टार्च आप लेते हैं निशास्ता और उसमें उसका पीएच वगैरह सेट करके उसमें फिर यीस्ट डालते हैं, तो यीस्ट उसको कन्वर्ट कर लेता है अल्कोहल में, ये पार्शियल सिंथेसिस है। या पेनिसिलिन से आप एमोक्सिलिन बनाते हैं तो ये पार्शियल सिंथेसिस है। यानी इसमें बुनियादी बात यह है कि पार्शियल सिंथेसिस में जो आप स्टार्टिंग मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें वो बुनियादी स्ट्रक्चर मौजूद है, जो कि फाइनल जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसमें जो स्ट्रक्चर है वो इनिशियली मौजूद है, आपने थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन एडिशन कर दी तो ये पार्शियल सिंथेसिस है। इसके मुकाबले में जो टोटल सिंथेसिस है, तो ये आप ये वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, कंस्ट्रक्टिंग टारगेट मॉलिक्यूल, आप उसे कंस्ट्रक्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप जो टारगेट मॉलिक्यूल है, और फ्रॉम बेसिक सिंपल एंड रेडिली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल, जो बेसिक सिंपल है। जैसे आप हाइड्रोकार्बन ले लें, उनका बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर है, कार्बन कार्बन और इसके साथ फिर हाइड्रोजन अटैच होते हैं, या फिर कोई और सिंपल सच एज हाइड्रोकार्बन या अदर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। मिसाल के तौर पे आपने सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ले लिया, मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल या एसीटोन या छोटा सा ईथर आपने ले लिया, और विदाउट रिलाइंग ऑन नेचुरल प्रोडक्ट एज प्रिकर्सर, तो नेचुरली वो तो या तो अवेलेबल नहीं है और या फिर सुटेबल नहीं है, आप कर नहीं सकते। सो इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ द कम्प्लेक्स रिएक्शन, ज्यादा स्टेप्स होते हैं। आपने एक ग्रुप अटैच किया, फिर दूसरा अटैच किया, फिर थर्ड एक्सपेरिमेंट, फिर चौथा एक्सपेरिमेंट, इस तरह आप एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल इसकी यह है, 1970 में एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जो है, बड़ा ग्रुप था, तो उन्होंने कुछ सिंपल मॉलिक्यूल लिए थे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इथाइलिन और इथीन और इस तरह, और उनको मिला मिला के तकरीबन ओवर 100 स्टेप्स जो है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड एक स्ट्रक्चर बनाया। विटामिन B12 जो है वो उन्होंने हासिल किया, यानी ओवर 100 स्टेप्स जो है, उसके बाद जो है विटामिन बी का जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है वो उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया स्टेप बाय स्टेप। तो ये फिर है, इसको हम कहते हैं कि ये टोटल सिंथेसिस है या कंप्लीट सिंथेसिस है। यहाँ पर एक और एग्जांपल है, छोटी सी है ये, और ये है यूरिया की प्रोडक्शन। आप देख रहे हैं ये यूरिया है, यूरिया, और यूरिया को बनाने के लिए ये है यूरिया, और इसको बनाने के लिए हमें देखें, हमने इस्तेमाल किया है मीथेन और H2O। H2O जो है वो स्टीम की सूरत में है, पानी है स्टीम की सूरत में, और मीथेन के साथ रिएक्शन करके तो हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ये जो हासिल हो जाते हैं। अच्छा, फिर हाइड्रोजन को आप ट्राई कर लें नाइट्रोजन के साथ, इसका रिएक्शन करवा दें। एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, हेबर प्रोसेस है एक्चुअली, और तकरीबन 400 डिग्री सेंटीग्रेड और हाई प्रेशर पे तो नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ मिलकर ये बना देगा एमोनिया। तो अब एमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है उसको, यानी इसी को भी आप कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दें, आगे फर्दर इसकी कंबस्शन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड ही हासिल होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनियम मिला के ये बन गया है एमोनियम कार्बामेट। ये कंपाउंड है एमोनियम कार्बामेट, और फिर एमोनियम कार्बामेट से आगे जो है वो यूरिया बनती है। यानी आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर यूरिया बनाया और स्टेप बाय स्टेप, यानी हमने मीथेन सिंपल रॉ मटेरियल और स्टीम ले ली है और इसको फिर मिला के तो हाइड्रोजन हासिल की, फिर एयर के साथ मिलाया, मतलब नाइट्रोजन के साथ मिलाया, और जो है एयर से नाइट्रोजन हासिल की और इसके साथ हाइड्रोजन मिलाए तो एमोनिया हासिल हुई। एमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड मिला के एमोनियम कार्बामेट, और एमोनियम कार्बामेट से फिर आगे यूरिया हासिल हुआ। तो ये टोटल सिंथेसिस है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि विटामिन B12 जो है वो इस तरीके से बनता नहीं, मतलब
उन्होंने बना दिया था, लेकिन जो सप्लीमेंट्स हैं, जो विटामिन B12 हम इस्तेमाल करते हैं मल्टीविटामिन्स में, और तो फिर ये उस तरीके से नहीं हासिल होता, बल्कि इसके लिए और सस्ते, सिंपल और इजी मेथड्स हैं जिनके ज़रिए इसको हासिल किया जा सकता है। लेकिन इससे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम पेचीदा से पेचीदा मालिक्यूल जो है वो ये जो टोटल सिंथेसिस है इसके तरीके हम हासिल कर सकते हैं कि एक एक ग्रुप जो है वो उसमें इनकारपोरेट करते जाएं। लास्ट जो सोर्स है तो वो बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी जो है तो ये ब्रांच है अप्लाइड बायोलॉजी का। अप्लाइड बायोलॉजी की ये ब्रांच है और उसकी डीलिंग है कि हम यूज़ कर लें बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, वो प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं इंडस्ट्रियल और अदर पर्पजेस के लिए। यानी इसकी मदद से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अजसाम में जो बॉडीज़ हैं उनके अंदर वो होते हैं, तो उसके थ्रू हम ये बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो प्रोडक्ट्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम जो हासिल कर सकते हैं, तो उसमें अल्कोहल आप जानते हैं कि एक सॉल्वेंट है, अल्कोहल एक सॉल्वेंट है, इसके ज़रिए आप हासिल कर सकते हैं स्टार्च से और कार्बोहाइड्रेट की फर्मेंटेशन से आप हासिल कर सकते हैं। मिल्क के प्रोडक्ट्स जो होते हैं तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी ही के थ्रू, यानी हम तो इसमें सिंपल लस्सी के चंद ड्रॉप्स डाल के तो फिर आप 3-4 दिन के बाद देख लेते हैं कि वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से इसके अलावा सिट्रिक एसिड है जो कि हम ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके वो हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा लैक्टिक एसिड जो है वो अमीनो एसिड्स हैं, बायोफ्यूल्स हैं, हार्मोन्स वगैरह। तो जैसे इंसुलिन फॉर एग्जांपल आप ले ले, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो इंसुलिन जो है वो इस तरीके से हासिल होती है, हार्मोन्स है, एक हार्मोन है इस तरीके से। और इसके अलावा एंजाइम्स आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं, और मिसाल के तौर पर रेनिन जो है ये एक मिल्क डाइजेस्टिंग एक एंजाइम है। इसके अलावा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो हैं तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी ही की मदद से मुमकिन हो चुके हैं। और इसके अलावा फार्मास्यूटिकल केमिकल, ऐसे केमिकल जो मतलब मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, ड्रग्स वगैरह के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, तो वो हम बायोटेक्नोलॉजी के जो रूल्स हैं, जो प्रोसेसेस होते हैं बायोलॉजिकल, तो उनके थ्रू हम ये हासिल कर सकते हैं।